नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन कालीन साहित्यकार हमने सारे डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, है ना। प्राचीन कालीन साहित्यकार हो गए थे, अब मध्यकालीन और आधुनिक कालीन साहित्यकार को डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। तो ये पार्ट 2 है, इसके पहले वाला पार्ट आप देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें हमने प्राचीन कालीन साहित्यकार को डिस्कस किए। बात करते हैं दोस्तों आचार्य केशव दास की। तो आपको बता दूं, केशव दास का जन्म ओरछा में हुआ था। केशव दास का जन्म कहाँ हुआ था? ओरछा में हुआ था। 1555 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1555 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, है ना। इसके अलावा जो ये थे आचार्य केशव दास ओरछा शासक इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे दोस्तों, ये पता होना। ओरछा शासक इंद्रजीत सिंह, ओरछा के शासक इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनका उपनाम पूछा जाते रहता है, इनका उपनाम, इनको कठिन काव्य का प्रेत कहते थे। इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को। आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है ना। ये पता होना किसको कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, समझ में आया। इनकी रचनाएं देखेंगे अपन तो रसिका प्रिय, रसिका प्रिया पहली रचना है इनकी। रचना का नाम है रसिका प्रिय। ये क्वेश्चन आते रहता है, रसिका प्रिय किसकी रचना है? आचार्य केशव दास की है। इसके अलावा कवि प्रिया, कवि प्रिया किसकी रचना है? केशव दास की है। रामचंद्रिका इंपॉर्टेंट है, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की है। वीर सिंह देव चरित्र, वीर सिंह देव चरित्र लिखे हैं इन्होंने, वीर सिंह देव का चरित्र लिखे हैं, इसीलिए वीर सिंह देव चरित्र। इसके अलावा रतन भवानी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, पूछी जाने वाली रतन भवानी। रतन भवानी किसकी रचना है? तो ये केशव दास की है। विज्ञान गीता इंपॉर्टेंट है, केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता के अलावा जहांगीर रस चंद्रिका, ये कई जगह जहांगीर जस चंद्रिका लिखा रहता है ना। तो जहांगीर रस चंद्रिका किसकी है? तो ये केशव दास की है। इसके अलावा राम अलंकृत मंजूरी, राम अलंकृत मंजूरी, ये भी किसकी रचना है? आचार्य केशव दास की है। इसके अलावा नख सिख वर्णन, नख सिख वर्णन, नख सिख वर्णन, इतनी रचनाएं हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ना। इतनी रचनाएं हैं केशव दास की जो अपने को पता होना, पूरी याद रखना है, ऐसी कोई भी नहीं है, सब याद रखने की बनती है। आचार्य केशव दास, है ना, आचार्य केशव दास, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था, कहा जाता है। रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना जाता है इनको, रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना जाता है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि थे ये। रीतिकाल के कवि के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में जाना जाता है इनको, प्रमुख स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इतनी चीजें थी, है ना। और जो रसिका प्रिय है दोस्तों, रसिका प्रिया जो रचना है, ये इन्होंने जब इंद्रजीत के दरबार में थे, है ना, जब ये इंद्रजीत की प्रेरणा लेकर लिखी है इन्होंने। इंद्रजीत, ये जो राजा इंद्रजीत की प्रेरणा लेकर लिखी है, इंपॉर्टेंट रचना है, ये याद रखना है बस। इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, आचार्य केशव दास से। समझ में आ गया। बात करेंगे अपन महाकवि भूषण की। महाकवि भूषण जो है रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में से एक है दोस्तों। रीतिकाल के 3 प्रमुख कवि, जैसे बिहारी का भी नाम आता है इसमें, है ना। बिहारी 3 जो कवि थे उनमें से एक है भूषण। भूषण का वास्तविक नाम पूछा जाता है। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम, है ना। ये इधर थोड़ा छप गया, यहाँ देख लेते हैं, ये लिखा है, ये यहाँ पे सही लिखा है ना। ये इनका मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था, याद रखना, घनश्याम। इनका उपनाम पूछा जाएगा तो जटाशंकर था। इनका उपनाम जो था वो जटाशंकर था दोस्तों। भूषण की उपाधि त्रिकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी ने इनको दी थी, है ना। भूषण की उपाधि इन्हें त्रिकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्रदत्त, ये रुद्रदेव, कई जगह रुद्रदत्त लिखा हुआ है, कुछ बुकों में क्या लिखा है? रुद्रदत्त लिखा है, यहाँ पे रुद्रदेव लिखा है ना। तो मतलब वही है, कि कुछ बुकों में अलग रहता है, कुछ बुकों में अलग रहता है दोस्तों, है ना। विकिपीडिया में देखेंगे तो रुद्रदत्त मिलेगा आपको। तो रुद्रदत्त सोलंकी ने दी थी, त्रिकूट के राजा रुद्रदत्त ने प्रदान की थी। भूषण राजा छात्रसाल और छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन कवि थे दोस्तों। तो राजा छात्रसाल जो है, बुंदेलखंड के राजा छात्रसाल और छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, उनके समकालीन कवि रहे हैं भूषण। भूषण की रचनाएं, एक तो है भूषण हजारा, इंपॉर्टेंट रचना है जो पूछी जाती है, जिसका नाम है भूषण हजारा। भूषण हजारा किसकी है? भूषण की है। इसके अलावा दूसरा है भूषण उलासा, भूषण उलास है, उलास, भूषण उलास किसकी रचना है? ये भी भूषण की रचना है, याद रखना है। इसके अलावा छात्रसाल दशक नाम की
कवि है दोस्तों, यानी रचना है छात्रसाल दशक, है ना। इसके अलावा शिवराज भूषण, शिवराज भूषण किसकी है, भूषण की है, याद रखना है। और शिवा भवानी, शिवा भवानी रचना भी किसकी है, शिवा भवानी, ये भूषण की रचना है, याद रखना है। इतनी रचना इंपॉर्टेंट है इसकी, एक तो है शिवा भवानी इंपॉर्टेंट है, शिवराज भूषण, छात्रसाल दशक, भूषण उल्लास और भूषण हजारा, ये किसकी है, महाकवि भूषण की है, महाकवि भूषण की है दोस्तों, याद रखना है ना। इनका कार्यकाल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1613 से लेके 1715 के ईस्वी के बीच के हैं ये, 1613 से लेके 1715 ईस्वी के बीच के हैं ये, है ना। तो इनका उपनाम जटाशंकर था, भूषण की उपाधि दी गई थी, और इनका वास्तविक नाम या मूल नाम बोल सकते हैं अपन, क्या था, घनश्याम, है ना। और ये जो वीर रस के कवि भूषण ब्रज भाषा में अपनी काव्य की रचना करते थे, वीर रस के कवि भूषण ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना करते थे, ये पता रहना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं हम नेक्स्ट पद्माकर की। पद्माकर, कवि पद्माकर, है ना, रीतिकाल के ब्रज भाषा के कवि थे दोस्तों पद्माकर, है ना। रीतिकाल के ब्रज भाषा के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है, पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है ना। इनका जन्म हुआ था सागर मध्य प्रदेश में, कब हुआ था, 1753 में हुआ था, ईस्वी में 1753 में हुआ था कवि पद्माकर का जन्म सागर में। जन्म पूछ लिए जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। भूषण का जन्म नहीं पूछा गया अभी तक के, इसलिए नहीं बताया, है ना। तो ये पद्माकर का पूछा जाता है। इनका मूल नाम क्या था, प्यारेलाल, इनका मूल नाम या वास्तविक नाम बोल सकते हैं अपन, क्या था, प्यारेलाल। पद्माकर को रीतिकाल का अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कवि माना जाता है दोस्तों, पद्माकर को रीतिकाल का अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माना जाता है। संरक्षक राजा देखेंगे अपन तो ये उदयपुर के प्रताप सिंह तथा ग्वालियर के दौलत राय सिंधिया के दरबार में थे दोस्तों, है ना। तो किन राजाओं के संरक्षण में रहते थे ये, तो उदयपुर के प्रताप सिंह राजा और ग्वालियर के दौलत राय सिंधिया राजा के दरबार में थे। इनकी रचनाएं कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो एक है गंगा लहरी, एक है गंगा लहरी। गंगा लहरी रचना किसकी है, तो ये किसकी, कवि पद्माकर की है, याद रखना है। इसके अलावा जय सिंह विरुदावली, जय सिंह विरुदावली, जय सिंह विरुदावली रचना, जय सिंह विरुदावली रचना इंपॉर्टेंट है, ये किसकी है, ये भूषण की है, यानी पद्माकर की है, पद्माकर की। प्रताप विरुदावली किसकी है, पद्माकर की रचना है, प्रताप विरुदावली। हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली ये किसकी रचना है, ये पद्माकर की है। प्रबोध पचासा इंपॉर्टेंट है, प्रबोध पचासा किसकी है, इसकी पद्माकर की है। प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय नाम की एक रचना है दोस्तों, किसकी, पद्माकर की, ये भी पूछी जाते रहती है। राग रसायन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछी गई थी, राग रसायन किसकी है, पद्माकर की है। यमुना लहरी किसकी है, गंगा लहरी और यमुना लहरी ये दोनों पद्माकर की है। जगत विनोद, जगत विनोद नाम की रचना किसकी है, पद्माकर की है। और ये आखिरी रचना है इसकी अली जहां प्रकाश, अली जहां प्रकाश, ये भी पद्माकर की रचना है, तो याद रखना है। तो इतनी रचना है ना। ये अली जहां प्रकाश जो है दोस्तों, ये जो दौलत राय सिंधिया के दरबार में थे जब लिखे थे इन्होंने, अली जहां प्रकाश, अली जहां प्रकाश को जब लिखे थे दोस्तों, याद रखना है। तो हम बोल सकते हैं पद्माकर जो है वो रीतिकाल के ब्रजभाषा के कवि थे। ये प्रताप सिंह, जगत सिंह, दौलत राय सिंधिया सभी राजाओं के दरबार में थे। कौन से राजा, एक का नाम है प्रताप सिंह के दरबार में थे, दौलत राय सिंधिया के दरबार में थे, और जगत सिंह के दरबार में थे दोस्तों। जो ये उदयपुर का ही राजा था, जगत सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे, याद रखना है। तो पद्माकर की इतनी रचनाएं हैं पूरी, इसको याद रखना है ना। ये पद्माकर समझ में आ गया। पद्माकर के बात करते हैं अपन, राजा भोज की बात कर लेते हैं। राजा भोज, है ना। तो राजा भोज को तो जानते ही हैं आप, भारतीय राजा थे ये, एक भारत के एक राजा थे जो परमार वंश के थे। इनका राज्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के आसपास में केंद्रित था दोस्तों। उनकी राजधानी, राजा भोज की राजधानी धार नगरी थी, धार नगरी या धार नगर था दोस्तों, है ना। बाद में कलांतर में उज्जैन ट्रांसफर करे थे उन्होंने अपनी राजधानी को। पहले उनकी पहली राजधानी या प्रारंभिक राजधानी धार थी, बाद में उज्जैन ट्रांसफर करे थे, वो कलांतर में उज्जैन ट्रांसफर करे थे दोस्तों, है ना। तो ये परमार वंश के महान शासक के साथ साथ कवि और विद्वान भी थे दोस्तों, है ना, कवि और विद्वान भी थे। तो इनकी रचनाएं में एक का नाम आता है सरस्वती कंठाभरण, किसकी रचना है, ये राजा भोज की रचना है। चारुचार्या
चार्य आएगा, चारुचार्य। चारुचार्य रचना किसकी है करके पूछा जाता है, चारुचार्य किसकी, राजा भोज की है। इसके अलावा श्रृंगार मांजरी, श्रृंगार मांजरी राजा भोज की रचना, याद रखना है अपने को। श्रृंगार मांजरी किसकी रचना है, राजा भोज की रचना है। तत्व प्रकाश की रचना किसने की थी, राजा भोज ने, तत्व प्रकाश। इसके अलावा चंपू रामायण, चंपू रामायण, चंपू रामायण है ना, चंपू रामायण की रचना किसने की थी, राजा भोज ने की थी। तो राजा भोज की सरस्वती कंठाभरण इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार मांजरी, चंपू रामायण, चारुचार्य, तत्व प्रकाश, और एक और है, एक और का नाम याद आ रहा है मेरे को जिसका नाम है व्यवहार, व्यवहार समुच्चय, व्यवहार समुच्चय नाम की रचना है। व्यवहार समुच्चय आदि अनेक ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए, ऐसा बताया गया है दोस्तों, ऐसा बताया गया है ना। हाँ, तो ये समझ में आ गया, इतनी राजा भोज की इतनी रचनाएं जो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि। तो मध्यकालीन में देखेंगे तो इतने कवि इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा के हिसाब से है ना। अब अपन बात करते हैं आधुनिक कालीन साहित्यकार। आधुनिक साहित्यकार में सबसे पहले नाम आता है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का, है ना, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद के बबई में हुआ था। पहले नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद, तो होशंगाबाद के बबई होशंगाबाद के बबई में हुआ था दोस्तों, याद रखना है। भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार रहे हैं ये, भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे। होशंगाबाद के बबई में हुआ था इनका जन्म, याद रखना है ना। इनकी पत्रिका की बात करेंगे अपन तो प्रभा और कर्मवीर, प्रभा और कर्मवीर, प्रभा, और एक और है प्रताप, एक और है प्रताप है ना, समाचार पत्रों के संपादक रहे हैं ये। तो प्रभा, कर्मवीर और प्रताप समाचार पत्रों के संपादक रहे हैं, ये याद रखना है। तो इनकी इतनी सारी रचनाएं यहाँ दी हुई है। उसके पहले मैं बता दूं, इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध थे। ये एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध थे दोस्तों, याद रखना है। ये एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है, ये याद रखना है ना, ये याद रखना है। एक भारतीय आत्मा कहते हैं इनको, एक भारतीय आत्मा। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने बहुत सारी रचनाएं की है। इसके अलावा कुछ गद्य शैली की कृति है ना, कुछ गद्य शैली की कृति है इनकी, और अन्य रचनाएं भी है। तो सबसे पहले गद्य शैली की रचनाएं कौन सी मैं आपको बता दूं। गद्य शैली की रचना है इनकी ये वाली, साहित्यिक का देवता, यहीं की पहले पढ़ देता हूं मैं, फिर बाद में बताऊंगा, है ना। तो हिम की रीठनी रचना किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, याद रखना है ना। हिम की रीठनी। उसके बाद हिम तरंगिनी किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। इसके अलावा समर्पण किसकी रचना है, ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की है। माता नाम की रचना माखनलाल चतुर्वेदी की है। मरण ज्वार किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। धूम्रवलय किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। उठ नहान किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। पुष्प की अभिलाषा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। क्या हुआ था, जब इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जबरदस्त भाषण दिया था इन्होंने, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जबरदस्त भाषण दिया था तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। जबलपुर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको बिलासपुर जेल में रखा गया था, है ना। जब इनको बिलासपुर जेल में रखा गया था, देखो यहाँ लिखा हुआ है, जब इनको बिलासपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया था, वहां पे इन्होंने पुष्प की अभिलाषा नाम की रचना लिखी थी दोस्तों। पुष्प की अभिलाषा कविता की रचना की थी। तो ये पूछा जाता है कौन से जेल में करी थी। इसके अलावा कृष्ण अर्जुन युद्ध, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, कृष्ण अर्जुन युद्ध। इसके अलावा साहित्यिक का देवता किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। समय के पांव होते हैं कि नहीं, पट से आगे बढ़ते जाता है, इसलिए उन्होंने नाम रखे थे समय का पांव। युग चरण, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना युग चरण। अमीर इरादे और गरीब इरादे, ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, याद रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना याद रखना है। इतनी रचना इनकी इंपॉर्टेंट है। यह इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। और इनकी कविता पुष्प की अभिलाषा इन्होंने बिलासपुर सेंट्रल जेल में लिखी थी। मैंने बता दिया जब उनको अरेस्ट कर लिया गया था। कब अरेस्ट किया गया था, जब वो ब्रिटिश गवर्नर के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त भाषण दिया था। जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था और बिलासपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था जब, है ना। इतनी रचना इनकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से कुछ रचना जो है वो गद्य शैली की है और कुछ पद्य शैली वाली है। तो गद्य शैली में आती है साहित्यिक की देवता, है ना। गद्य शैली में साहित्यिक के देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध, है ना, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे, है ना, बरसाती बिछौरों वाली, कैसे
कैसे छंद बना देती है। अमर राष्ट्र नाम की भी एक रचना है इनकी, अमर राष्ट्र गद्य शैली की कृति है। पद्य शैली की कृति में आता है हिम की रीठनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वर, माता, है ना। और एक और रचना यहाँ पे लिखी नहीं है जो मैं आपको बता देता हूँ, जिसका नाम था, इनकी रचना का नाम है वेणुला गुंजे धरा, वेणुला गुंजे धरा, वेणुला गुंजे धरा, ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की है दोस्तों, है ना, ये पता होना। इसके अलावा कैसा छंद बना देती है, कैसा छंद बना देती है, ये भी इनकी एक रचना है। क्या है नाम उसका? कैसा छंद बना देती है, ये भी इसकी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। तो इतना समझ में आ गया यहाँ से कौन से जेल में कौन सी लिखी थी, और ये इतनी पूरी रचना याद रखना है ना। भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक, पत्रकार थे। इनकी रचना अत्यंत लोकप्रिय हुई, है ना। सरल भाषा और भावनाओं के अनूठे प्रेरणता थे ये, है ना, प्रेरणा थे। तो इतना याद रखना है। जब इन्होंने 1921 और 22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जब इन्हें जेल में डाल दिया गया था, जबलपुर में जेल हुई थी, इनको अरेस्ट कर लिया गया था, है ना। जब असहयोग आंदोलन के टाइम पे इनको जेल में डाल दिया गया और अरेस्ट कर लिया गया था, और उसके बाद इनको फिर जब बिलासपुर जेल हुई, तो बिलासपुर जेल में ही इन्होंने पुष्प की अभिलाषा कविता की रचना करी थी। माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद के बबई में हुआ था, बबई में। इतना याद रखना है बस, है ना। इतना समझ में आया इनसे। नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करते हैं अपन। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, पूछा जाता है। ये सेवपुर में हुआ था, सेवपुर जिले में हुआ था गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म, है ना। सेवपुर जिले में हुआ था 1817 में हुआ था सेवपुर जिले में। ये जो है ये तो गजानन माधव बोध से याद रखना है, तार सप्तक के प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन आते रहता है, तार सप्तक के प्रतिष्ठित कवि कौन थे? तार सप्तक के प्रतिष्ठित कवि कौन थे? तो गजानन माधव मुक्तिबोध थे दोस्तों, है ना। इनकी रचनाओं में आती है चांद का मुंह टेढ़ा है, ये नाम है रचना का, चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध की है। नई कविता का आत्मसंघर्ष गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है, याद रखना है ना। कामायनी एक पुनर्विचार, एक और इसी नाम की रचना है दोस्तों, कामायनी, जिसमें पुनर्विचार नहीं लगा हुआ है। सिर्फ कामायनी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। लेकिन कामायनी एक पुनर्विचार रचना किसकी है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है, याद रखना है ना। भूरी भूरी खाग धूल किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। चंबल की छाती किसकी रचना है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। खाट का सपना किसकी रचना है? खाट का सपना किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का सपना नहीं है, यानी रचना है ना। तो खाट का सपना यानी सुबह का सपना, अपन खटिया में सोए रहते हैं और देखते हैं ना, वाला खाट का सपना है ना। सतह से उठता आदमी किसकी रचना है? सतह से उठता आदमी किसकी रचना है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। इसके अलावा गजानन माधव मुक्तिबोध की एक इंपॉर्टेंट कविता है जिसका नाम है ब्रह्म राक्षस इनकी कविता है, इंपॉर्टेंट वाली, है ना। ब्रह्म राक्षस नाम की कविता भी लिखे हैं इन्होंने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने। तो इतनी चीजें याद रखना है इनसे रिलेटेड बस, है ना। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार थे, है ना। उपन्यासकार थे, इतना याद रखें। सेवपुर में हुआ था जन्म, इतना पूछे जाते रहता है। बात करेंगे अब सुभद्रा कुमारी चौहान की, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आपको बता दूं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निहालपुर में हुआ था दोस्तों, है ना। उत्तर प्रदेश प्रयागराज यानी पहले इलाहाबाद नाम था, तो वहाँ के निहालपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। 1904 में हुआ था दोस्तों, 1904 में। लेकिन इनकी कर्मस्थली कौन सी रही है? इनकी कर्मस्थली जबलपुर थी। क्यों? काहे कि जन्म वहाँ हुआ था लेकिन शादी होके आई थी इधर जबलपुर, तो इसलिए जबलपुर इनकी कर्मस्थली थी दोस्तों, इसलिए जबलपुर इनकी कर्मस्थली थी। इसके अलावा खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था। खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था, पता रहना चाहिए किसके साथ विवाह हुआ था। शादी होके इधर आई थी जबलपुर तरफ, ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था।
था। इनकी रचनाएं हैं बिखरे मोती। बिखरे मोती इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी पूछी जाती है, बिखरे मोती। इसके अलावा उन्मादिनी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, उन्मादिनी। उसके अलावा सीधे सीधे चित्र किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है, सीधे सीधे चित्र। सभा का खेल किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। मुकुल भी इंपॉर्टेंट है, मुकुल किसकी रचना है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इसके अलावा नेक्स्ट रचना का नाम है गल्फ विहार जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, गल्फ विहार। जलियांवाला बाग में बसंत नाम की रचना लिखी है इन्होंने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। जलियांवाला बाग में बसंत। राखी की चुनौती नाम की पुस्तक नहीं है, कविता है इनकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की, राखी की चुनौती। इसके अलावा झांसी की रानी नाम की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। दोस्तों झांसी की रानी नाम की एक और रचना है जो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखे, है ना, तो टेंशन नहीं लेना उसमें, है ना। तो समझ, दो रचना है तो कोई टेंशन नहीं है जब ऑप्शन यही देता है। तो इतनी रचना इनकी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा जलियांवाला बाग में जो बसंत है ना, जलियांवाला बाग में बसंत, ये जो अमृतसर पंजाब में लिखी थी इन्होंने, है ना, इतना याद रख सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है इनकी, जितनी यहाँ पे लिख रखी है पूरी इंपॉर्टेंट है, सब पता रहना चाहिए। एक दो बार पढ़ो तो याद हो जाती है वैसे तो। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सीधे चित्र, सभा का खेल, मुकुल, गल्फ विहार, है ना, जलियांवाला बाग में बसंत, ये सब ऐसा याद रखना है। राखी की चुनौती और झांसी की रानी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी दोस्तों ये। असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में, असहयोग आंदोलन जब 1921-22 में चल रहा था तो उस टाइम पे भाग ली थी इन्होंने, है ना। तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इनसे इतने क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान से, जो बताया मैंने। नेक्स्ट है बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना। बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात कर लेते हैं अब। बालकृष्ण शर्मा नवीन हिंदी कवि थे दोस्तों, ये हिंदी कवि थे। इनका जन्म शाजापुर में हुआ था, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हुआ था 1897 में, है ना, 1897 में। इन्होंने प्रभा और प्रताप, देखो प्रभा और प्रताप। तो दोस्तों प्रभा और प्रताप के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी भी थे और इनका भी नाम आता है ना। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जो थे ये प्रभा और प्रताप समाचार पत्र, है ना, समाचार पत्रिका के संपादक रहे हैं, प्रभा और प्रताप के, याद रखना है। इसके अलावा इनकी रचना देखेंगे अपन तो उर्मिला नाम की रचना है इनकी, उर्मिला नाम का महाकाव्य लिखे हैं इन्होंने, ये महाकाव्य है उर्मिला। इसके अलावा प्राण अर्पण नाम का इन्होंने क्या लिखे हैं, खंडकाव्य है ये खंडकाव्य है दोस्तों। इसके अलावा कुमकुम नाम की रचना है इनकी, कुमकुम। इसके अलावा रश्मि रेखा नाम की एक पुस्तक लिखे हैं इन्होंने, जो पूछी गई थी एक बार। रश्मि रेखा पुस्तक किसकी है करके पूछेगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पुस्तक है। इसके अलावा अपलक नाम की एक रचना है इनकी, और इसके अलावा है क्वासी नाम की रचना भी बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, याद रखना है। विनोवा स्तवन नाम की रचना भी किसकी है, तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, ये याद रख सकते हैं। हम विस्पाई जन्म के करके एक रचना है, नाम है उसका हम विस्पाई जन्म के, ये किसकी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। विप्लव गायन नाम की रचना भी लिखे हैं इन्होंने, विप्लव गायन। और अगली है अनल गायन। विप्लव गायन और अनल गायन नाम की दो गायन लिखे हैं इन्होंने बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, है ना, ये याद रखना है। इनकी प्रमुख कृति यही रही जो मैं आपको बताया, है ना। ये अपनी ब्रजभाषा और खड़ी बोली में भी लिखते थे, हिंदी के काव्य रचना की है इन्होंने दोस्तों। इनको पद्म विभूषण भी मिला है, नहीं पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, याद रखना है ना। इतनी चीज़ें थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन का शाजापुर में जन्म हुआ था, और ये बाकी जितनी रचनाएं लिख रखी है इसको एक दो बार पढ़ें, याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। बात करेंगे शरद जोशी की। शरद जोशी से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। शरद जोशी से ये क्वेश्चन पूछता है कि शरद जोशी कौन थे, तो शरद जोशी कई बार व्यापम में क्वेश्चन पूछा है। शरद जोशी जो थे व्यंग विद्या के साहित्यकार थे। शरद जोशी जो थे वो, शरद जोशी का जन्म उज्जैन में हुआ था, याद रखना है ना।
और हिंदी जगत के प्रमुख व्यंग्यकार रहे हैं ये व्यंग्यकार, है ना, व्यंग्यकार थे। इनका जन्म हुआ था उज्जैन में। कहाँ पे हुआ था? उज्जैन में 1931 में, है ना। और इनकी रचनाएं देखते हैं इनसे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो इनकी रचनाएं हैं परिक्रमा, इंपॉर्टेंट है। परिक्रमा नाम की रचना किसकी है? शरद जोशी की है। फिर किसी बहाने नाम की रचना है, ये शरद जोशी की है, याद रखना है। जीप का मतलब जिबली या जीप पर सवार इल्लियां कि जोशी की रचना है, याद रखना है। जीप पर सवार इल्लियां किसकी रचना है? शरद जोशी की रचना है। राह किनारे बैठते हैं कि नहीं अपन रोड के किनारे कभी कभी, है ना, और कुछ सोचते रहते हैं, वैसे ही उन्होंने नाम रख दिए थे राह किनारे बैठ। तो राह किनारे बैठ किसकी रचना है? शरद जोशी की है, याद रखना है। दूसरी सतह नाम की रचना किसकी है? शरद जोशी की है, ये भी याद रखना है। पिछले दिनों नाम की रचना किसकी है? शरद जोशी की है, याद रखना है। यथासंभव नाम की रचना किसकी है? शरद जोशी की है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा अंधों का हाथी इंपॉर्टेंट है। अंधों का हाथी किसकी रचना है? तो अंधों का हाथी शरद जोशी की रचना है। इसके अलावा एक था गधा नाम की रचना भी शरद जोशी की है। एक था गधा नाम की रचना भी शरद जोशी की है। मैं और केवल मैं नाम की रचना है, ये भी शरद जोशी की है। इसके अलावा तिलिस्म नाम की एक रचना है इनकी, ये भी शरद जोशी की है। तो इतनी रचना इनकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतनी रचना इनकी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है हिंदी जगत के प्रमुख व्यंग्यकार थे, ये याद रखना है ना। व्यंग विद्या के साहित्यकार थे, कभी क्वेश्चन आया कौन थे, किससे संबंधित है? व्यंग विद्या के साहित्यकार थे, याद रखना है। व्यंग विद्या के साहित्यकार, और इतनी सारी रचनाएं इनकी याद रखना है। उज्जैन में जन्म हुआ था, ये भी याद रखना है। पंडित हरिशंकर परसाई की बात करते हैं अपन अब। पंडित हरिशंकर परसाई की बात कर लेते हैं। पंडित हरिशंकर परसाई, है ना, इंपॉर्टेंट है। पंडित हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्हें व्यंग को विद्या का दर्जा दिलाया था इन्होंने, पंडित हरिशंकर परसाई साहब ने, है ना। तो इनने दिलवाया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद में। और होशंगाबाद का नाम पलट के क्या कर दिए? नर्मदापुरम, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नर्मदापुरम लिखा है। नर्मदापुरम के जामानी गांव में हुआ था, है ना। जमानी है, जमानी गांव में हुआ था दोस्तों, जमानी गांव में हुआ था। होशंगाबाद के जमानी गांव में हुआ था 1924 में। तो हरिशंकर परसाई जी की रचना है, देखते हैं अपन कौन सी इंपॉर्टेंट है ना। इनके बारे में मैंने बता दिया हूँ आपको। इनकी दो पत्रिका इंपॉर्टेंट है, एक तो वासुदा और प्रहरी। वासुदा व प्रहरी पत्रिका के संपादक रहे हैं ये। वासुदा और प्रहरी पत्रिका के संपादक रहे हैं। इनकी रचनाएं देखेंगे अपन, तो इनकी रचनाएं हैं तब की बात और थी, जब अपन बहुत कुछ कर सकते थे, तब की बात और थी, इस टाइप का इन्होंने लिखे। तो तब की बात और थी, ये याद रखना है। किसकी है ये किसकी है? हरिशंकर परसाई की है। इसके अलावा भूत के पांव पीछे किसकी रचना है? तो भूत के पांव पीछे किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की है। उसके अलावा बेईमानी की परत किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। पगडंडियों का जमाना किसकी रचना है? पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई का है ना, की रचना है ना। उसके अलावा काग भगोड़ा किसकी रचना है? काग भगोड़ा किसकी रचना है? ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है। रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है? पूछा जाता है। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई जी की रचना है। ये तट की खोज इंपॉर्टेंट है। तट की खोज किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की है। ज्वाला और ज्वल नाम की रचना इन्होंने की है हरिशंकर परसाई साहब ने, है ना। हंसते हैं रोते हैं नाम की रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई की है। हंसते हैं रोते हैं। जैसे उनके दिन फिरते हैं, वैसे ही अपने भी एक ना एक दिन फिरेंगे, सबके दिन फिरते हैं, है ना। वैसे ही इन्होंने नाम रखे थे एक रचना का, जैसे उनके दिन फिरे वैसे मेरे भी दिन एक ना एक दिन फिरेंगे, लेकिन फिर नहीं रहे हैं अभी, फिरेंगे, टाइम आएगा। तो जैसे उसके दिन फिरे वैसे ही अपने दिन भी फिरेंगे, तो ये इसका नाम है जैसे उनके दिन फिरे।
जैसे उनके दिन फिरे, ये हरिशंकर परसाई की रचना है ना। भोला राम का जीव नाम की रचना करें इन्होंने। भोला राम का जीव रचना किसकी है पूछा जाएगा तो हरिशंकर परसाई की है ना। विकलांग श्रद्धा का दौर ये हरिशंकर परसाई की रचना है, विकलांग श्रद्धा का दौर। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट है ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है तो ये हरिशंकर परसाई की रचना है दोस्तों। तो इतनी चीज़ें याद रखना है हरिशंकर परसाई साहब से, है ना। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यांगकार थे, है ना। इतनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जन्म याद रख लो और ये पूरी चीज़ को पढ़ना है यहाँ से एक बार, जब आपको याद होएगा। मैंने तो एक बार पढ़ के बता दिया, है ना, लेकिन एक बार आपको भी पढ़ना है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पोएट की, जिनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, है ना। भवानी प्रसाद मिश्र इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भवानी प्रसाद मिश्र जो है हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे, है ना। गांधी दर्शन का प्रभाव उनकी झलक उनकी कविताओं में स्पष्ट देखी जा सकती है कि नहीं। गांधी दर्शन का प्रभाव उनकी झलक, गांधी की झलक और उसकी कविताओं यानी इनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है ना, स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उनका प्रथम संग्रह था गीत फरोश, इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा है क्या, हाँ, उनका प्रथम संग्रह था गीत फरोश नाम की रचना किसकी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। गीत फरोश नाम की रचना या प्रथम संग्रह था, ये किसका था, है ना। ये अपनी नई शैली थी उनकी, ये भवानी प्रसाद मिश्र की थी, भवानी प्रसाद मिश्र की है, याद रखना है। इसके अलावा बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है पूछा जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म भी होशंगाबाद में हुआ था, मैंने बताया नहीं आपको। होशंगाबाद में हुआ था 1914 में, कई जगह 14 लिखा है इसलिए 14 बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। नहीं 13 में हुआ था, 13 में हुआ है दोस्तों, 14 में नहीं 13 में, 1913 में हुआ था। होशंगाबाद में हुआ था, याद रखना है ना। होशंगाबाद के टिगरिया गांव में हुआ था, होशंगाबाद के टिगरिया गांव में हुआ था। बुनी हुई रस्सी इनकी रचना है, गीत फरोश इनकी रचना है। इसके अलावा गांधी पंचसती इनकी रचना है एक, गांधी पंचसती, खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है पूछा जा सकता है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, खुशबू के शिलालेख। इसके अलावा त्रिकाल संध्या नाम की रचना इन्होंने की है भवानी प्रसाद मिश्र ने। नीली रेखा तुर्कों के खेल, तुर्कों नहीं है, तुक्कों के खेल, नीली रेखा तुक्कों के खेल किसकी रचना है, नीली रेखा तुक्कों के खेल किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अंधेरी कविताएं लिखे हैं इन्होंने, अंधेरी कविताएं नाम की कविताओं की रचना की है इन्होंने। जिन्होंने मुझे रचा नाम की एक रचना है इनकी, जिसका नाम है जिन्होंने मुझे रचा। जैसे हम सबको जिन्होंने रचा है ना, जैसे अपने माता पिता या फिर अपने भगवान, है ना, तो बोल सकते हैं अपन जिन्होंने मुझे रचा, है ना। इसके अलावा कुछ रीति कुछ राजनीति नाम की कविता भी इनकी है दोस्तों, कुछ रीति कुछ राजनीति, है ना। मानसरोवर दिन नाम की रचना भी किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, मानसरोवर दिन। इसके अलावा सतपुड़ा के घने जंगल इंपॉर्टेंट है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है ना। इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि गीत फरोश से ही मिली थी, गीत फरोश से ही इनको सबसे ज़्यादा इनकी प्रसिद्धि मिली थी, गीत फरोश के वजह से। तो इतनी चीज़ याद रखना है भवानी प्रसाद मिश्र से, जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया, है ना। गांधीवादी विचारक थे ये, है ना, प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक थे। प्यार से लोग इन्हें भवानी भाई कहकर संबोधित करते थे, है ना। प्यार से लोग इन्हें भवानी बाई कहकर संबोधित करते थे दोस्तों, इतना याद रखना है बस, है ना, भवानी प्रसाद मिश्र से। अब नेक्स्ट साहित्यकार इधर जो है इनको भी देखना जरूरी है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, भवानी बाई नहीं कहते थे इनको, भवानी भाई कहते थे, भवानी भाई कहकर संबोधित करते थे। अब नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर